तो दोस्तों अगर फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले समय में यानी कि जो 2024 से 2035 तक का समय होने वाला है, इसमें कई सारे क्रांतिकारी बदलाव भारत के अंदर आने वाले हैं। और इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि भारत अपना एक खुद का स्वदेशी इंजन बनाकर तैयार करेगा। और इंजन आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लिए आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंजन एक ऐसी चीज बन चुकी है जो कि भारतीय एयरक्राफ्टों को पूरी तरह से इंडियनाइजेशन होने में यहाँ पर रोकती है। और आपने देखा कि अमेरिका अपने इंजन को लेकर अक्सर बहानेबाजी कर रहा है और इस डील में काफी डिले हो चुका है। और इसी वजह से भारत यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी जो फाइटर जेट को बनाने की टाइमलाइन है उससे पीछे रुका हुआ है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में एम का इंजन का भी निर्माण किया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस प्रोग्राम को अकेले आगे बढ़ाएगी, और कुछ में ये भी बताया जा रहा है कि जॉइंट वेंचर की तरह इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब यही है कि दूसरे देश के साथ यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका के साथ मिलकर इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। हालांकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उनके अंदर यही कहा जा रहा है कि ये जो इंजन फाइनली भारत के द्वारा किसी पार्टनर के साथ मिलकर बनाया जाएगा, ये एक तरह से देखा जाए तो ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये इंजन अपग्रेड करते हुए 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी पावर्ड करेगा। लेकिन दोस्तों अगर वहीं हम अपने कावेरी इंजन 2.0 की बात करें तो ये इंजन भी काफी ज्यादा महत्व भारत के लिए हो जाता है। और यहाँ पर देखना ये होगा कि 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में ये कैपेबल होगा, और साथ ही इसके अंदर कई सारे ऐसे पार्ट्स और मटेरियल्स का यूज अब किया जा रहा है जो कि इस इंजन को और भी ज्यादा कैपेबल बनाएगा। और फाइनली यहाँ पर इस इंजन को इस मोटिव के साथ बनाया जा रहा है कि ये हमारा इंजन हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट तक को यहाँ पर पावर्ड करने में सक्षम होगा। हालांकि दोस्तों अगर एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। और वहीं इसमें जो हाई थ्रस्ट इंजन है ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि सुपर क्रूज को काफी इफेक्टिवली परफॉर्म करने में सक्षम होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है इसको भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही अगर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी को रखा जाता है तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो कॉम्बैक्ट रेंज है वो बढ़ जाएगी, और ये भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाई स्पीड मिशंस हैं उनको यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान में रखा जाएगा, और वो यहाँ पर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सभी को पता है कि GTRE कावेरी 2.0 की बात जब कर रहा था तो इसमें एक विशेष फैक्टर को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें इंडियन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस इंजन को बनाकर डेवलप किया जाएगा। और ऐसे में अगर अमेरिकन इंजन की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन इंजन के अंदर जो यहाँ पर 5% तक का जो पावर ड्रॉप आता है, यानी कि जो थ्रस्ट इसकी कम होती है वो यहाँ पर हॉटनेस की वजह से होती है, क्योंकि इंडियन जो टर्बाइन कंडीशंस हैं वो यहाँ पर उसको डाउन करती हैं। और इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से एमका के इस इंजन के अंदर ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस इंजन को विकसित कर रही है वो इस तरीके का होगा कि भारत की जो हॉट और ड्राई कंडीशंस हैं इसमें जो पावर ड्रॉप है ये देखने को ना मिले, और इसका जो श्रेय जाएगा वो यहाँ पर हाई ड्राई थ्रस्ट को जाएगा, जो कि इंजन को इस पूरे इशू को काउंटर करने में काफी मदद करेगा। और एक तरह से देखा जाए तो एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इस इंजन के द्वारा भारत को मिल पाएगी। ऐसे में अगर इस इंजन के आउटपुट की बात की जाए तो अभी तक जो रिपोर्ट्स के अंदर चीजें निकल कर आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि जब 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इस इंजन को आफ्टर बर्निंग सेशन के साथ कंबाइन किया जाएगा तो ये लगभग ठीक उतना ही थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा जो कि सुखोई 30 MKI के AL-31 इंजन जनरेट करते हैं। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, और इसका इस्तेमाल न सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर किया जा सकता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे तेजस MK2, तेजस MK1A सारे इंजन जो कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर बनाकर लगाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर 100% रिप्लेस करने में काम आएगा।
ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि आने वाले समय में हमारी जो इस इंजन के अपग्रेड को लेकर संभावनाएं बनी हुई है ये बहुत ही अहम है और इनको यहाँ पर जीवंत रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे बीच बीच समय में मेजर ओवरहॉल से गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में देखा जाए तो हमारे GTRE की तरफ से इसमें चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड की प्रक्रिया को चलाया जाएगा और कई सारे इंपोर्टेंट पार्ट्स को यहाँ पर बीच बीच में बदल कर लगाया जाएगा, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसकी थ्रस्ट यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ेगी और इसकी पावर यहाँ पर बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अभी जो इंजन यहाँ पर बनाया जा रहा है एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये फर्स्ट फेज में होगा और उसके बाद में बीच बीच में जब इसको अपग्रेड करते हुए जाएंगे तो फिर आप मान कर चलिए कि इस इंजन को हम बड़े आराम से यहाँ पर एक ऐसा इंजन बना पाएंगे जो कि हमारे 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी फॉरवर्ड करने में कैपेबल होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती हैं जो हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर GTRE अकेले इस इंजन के प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है। तो इसमें थोड़ा सा संशय नजर आता है क्योंकि अभी भी भारत के पास उतनी टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है जो कि इस तरीके के इंजन को यहाँ पर 100% अपने दम पर डेवलप कर पाए और इसीलिए यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कोई न कोई देश यहाँ पर इस पूरे डेवलपमेंट के अंदर को डेवलप कर पाएगा और यहाँ पर जॉइंट वेंचर के तहत इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि कावेरी इंजन के केस में हमने देखा है कि इंजन कि ये प्रोग्राम 1980 के दशक में स्टार्ट किया गया था और अभी तक ये प्रोग्राम फाइनल सर्टिफिकेशन को नहीं पा चुका है और इस समय क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास एक्सपेरिमेंटल का अच्छा टाइम नहीं है तो उन्हें तत्काल तौर पर एमका फाइटर जेट्स की यहाँ पर जरूरत है। तो बेहतर यही होगा कि किसी कोलैबोरेशन को किया जाए जो कि किसी फॉरेन OEM के साथ किया जाएगा ताकि उनकी जो एक्सपर्टाइज है उसको भी यहाँ पर लिया जाए और भारत तब दोनों जॉइंट वेंचर के तहत इस इंजन को डेवलप करे। फायदा इससे यही होगा कि भारत इसको बहुत ही जल्द डेवलप कर पाएगा और एक समय होगा जब यहाँ पर भारत 2 से 3 साल के अंदर इसको डेवलप करेगा, तब हमारा एमका जो कि अभी उसकी टाइमलाइन 2028 के एंड की दी गई है उसको यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज आप मानकर चलिए कि अभी भी इस पूरी डील में अगर टाइम लगता है तो हमारा जो एमका प्रोग्राम की टाइमलाइन है जो कि 2028 के एंड में रखी गई है वो हमें आगे शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी और तब हम कह सकते हैं कि 2031 तक भी अगर ये पूरा डेवलपमेंट हो पाए तो बड़ी बात होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी यहाँ पर अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है और क्योंकि हमारे फ्रांस के साथ जो रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसी वजह से आप कह सकते हो कि फ्रांस यहाँ पर सबसे टॉप पर आता है। हालांकि अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो उसकी टेक्नोलॉजी वाकई एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके भरोसे भारत एक ऐसे इंजन को डेवलप कर सकता है जो कि आने वाले भविष्य में 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी फॉरवर्ड कर पाएगा और इस तरीके के अपग्रेड करते हुए इसकी जो थ्रस्ट है वो करीब 140 किलोन्यूटन तक जा सकती है और यही यहाँ पर रोल्स रॉयस का कहना है। हालांकि रोल्स रॉयस की तरफ से 100% टेक्नोलॉजी प्लस IP राइट्स को भारत को देने को लेकर ऑफर दिया गया है और रोल्स रॉयस का यहाँ पर क्लियर कहना है कि ये इंजन नए तरीके से डेवलप किए जाएंगे, फिर चाहे आप डिजाइन से ले लीजिए और इन इंजनों को भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। हालांकि ऐसा ही कुछ विचार यहाँ पर सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से भी दिया गया है और इस तरीके से 100% टेक्नोलॉजी के साथ ही अभी फ्रांस की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन फ्रांस की तरफ से अभी भी IP राइट्स को देखा जाए तो उस पर कुछ भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। और वहीं दोस्तों अगर थर्ड कंपनी जो कि G कंपनी है अमेरिका की, उसकी अगर बात की जाए तो अभी आपको पता ही है कि हम अपने तेजस के 2 के लिए यहाँ पर F414 इंजन का को डेवलपमेंट करने वाले हैं जो कि 80% टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अंदर ही किया जाएगा और ऐसे में अभी आप मानकर चलिए कि अगले 3 साल के अंदर ही ये इंजन यहाँ पर बनकर तैयार होगा। हालांकि जी कंपनी चाहती है कि जो भारत यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बनाने वाला है तो उसको ही जी के साथ मिलकर बनाया जाए और उसी के तहत अभी भी यहाँ पर संशय बना हुआ है कि आखिरकार भारत इन तीनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी को अपने नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को डेवलप करने को लेकर चुनेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे टॉप पे आता है फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी और उसके बाद में रोल्स रॉयस कंपनी। और अगर भारत यहाँ पर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी को चुनता है तो फिर मान के चलिए कि अगले 3 से 4 सालों में इस इंजन के डेवलपमेंट को किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में भारत का टारगेट यही रहेगा कि 2024 के अंत तक या फिर 2025 के स्टार्टिंग में इसकी डील को कंप्लीट कर लिया जाए और इस इंजन के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाए।
हालांकि अभी भी इसमें काफी संशय हैं और देखने को ये मिलेगा कि हमारा जो GTRE की तरफ से कावेरी 2.0 इंजन को बनाया जा रहा है वो आखिरकार को बनाने में हमें कितनी सफलता मिलती है। और आप मानकर चलिए कि अगर भारत को उसको बनाने में सफलता मिल जाती है और उसकी जो थ्रस्ट है उसको 95 किलोन्यूटन तक जनरेट करने में कैपेबल बना लिया जाता है, तो फिर आपको यहाँ पर कई सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके तहत यहाँ पर कई सारे देश अपने ऑफर्स को यहाँ पर बढ़ाते हुए मिलेंगे और भारत उनके साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ जाएगा या फिर रोल्स रॉयस? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।